हेलो फ्रेंड्स, मैं सर प्रोफेसर प्रमोद पांडे एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रमोद पांडे में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक जीएसटी के बारे में। क्या आपने ये नाम पहले सुना है? जी हाँ, ज़रूर सुना रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि जीएसटी ये कब आया, कहाँ से आया, आपने इसके बारे में पहले कब सुना? तो आपका आंसर होगा शायद 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएसटी की जो ओरिजिन है दोस्तों, ये आपके और मेरे सोच से काफ़ी पहले की है। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी ये एक्चुअली में आया था 1954 में और ये लाया गया था फ्रांस में। ये जो जीएसटी आया है दोस्तों, ये एक्चुअली एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, मॉरिस लॉरे। उन्होंने ये जीएसटी के कांसेप्ट को लाया था और इनकलकेट किया था हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी सीधा इंडिया से नहीं आया। इंडिया के पहले भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने जीएसटी को अप्लाई कर दिया है। उनमें से अगर मैं मेजर कंट्रीज़ की बात करूँ, तो फ्रांस, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया एंड देन आवर इंडिया। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों जीएसटी के स्ट्रक्चर की, तो इंडिया ने ये जो जीएसटी का स्ट्रक्चर लिया है, वो ड्यूल जीएसटी स्ट्रक्चर लिया है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में जीएसटी कब आया? इंडिया में जीएसटी कहाँ से आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर इंडिया में मैं जीएसटी की बात करूँ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ईयर 2000 में पहली बार जीएसटी को लेके एक अनाउंसमेंट की थी। अगर आप थोड़ा-सा बैक डेटेड जाएँगे और आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ऐसी प्लानिंग थी कि वो ईयर 2000 के बाद जीएसटी को इंडिया की इकोनॉमी में इनकलकेट करवा दें। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि उनके अनाउंसमेंट करने के बाद उतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट और उतना ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट उनको अपने लोगों से मिला नहीं और पार्लियामेंट में भी नहीं मिला। जिसके चलते इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी लंबा स्पैन चला गया। ईयर 2006 में एक बार फिर हमारे जो फिनांस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको पार्लियामेंट में लाया और पार्लियामेंट में लाने के बाद ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया 2006 एंड 7 के बजट में कि भाई हम 1 अप्रैल से जीएसटी लॉन्च करने वाले हैं और 1 अप्रैल से जीएसटी वापस से मार्केट में आएगा। लेकिन दोस्तों इस बार भी वही हुआ, उन्होंने अनाउंसमेंट की, लेकिन वो जो अनाउंसमेंट थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ईयर 2014। ये जो ईयर 2014 है दोस्तों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी साल पहली बार 122nd अमेंडमेंट के साथ में 122nd अमेंडमेंट के साथ में हमारी जो लोकसभा थी, वहां पे जीएसटी का बिल पारित हुआ। जीएसटी का बिल एक बार पारित हो गया, तो उसके बाद सितंबर 2016 में दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने 101st अमेंडमेंट करके हमारी गवर्नमेंट ने 101st अमेंडमेंट करके पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी फ्रेम किया, जिसके चलते जो हमारी फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी दोस्तों, वो भी इसी सितंबर 2016 में पहली बार हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, जैसे ही 2016 में हमारी पहली मीटिंग हुई, मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने कुछ रिकमेंडेशन दिए और वो रिकमेंडेशन क्या थे दोस्तों? वो रिकमेंडेशन थे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस का बिल। तो दोस्तों ये बिल पास करने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन तो हमको दिया था, लेकिन इन बिल को पास कराने के पीछे के लॉजिक क्या थे? ये सारी चीजें हमको अभी जाननी पड़ेंगे। दोस्तों मार्च मंथ में जो है हमारा रिकमेंडेशन आया, अप्रैल मंथ में हमने उन सारे के सारे रिकमेंडेशन को पास कर दिए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई दोस्तों। जीएसटी काउंसिल ने जून मंथ में, जी हाँ दोस्तों, जून 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए। एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम होने के बाद जीएसटी काउंसिल ने सारे स्टेट से रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग इस एक्ट को और इस रूल को पास करवा दीजिए अपने अपने स्टेट्स में। तो दोस्तों हर एक स्टेट ने 30 जून 2017 के हर एक स्टेट ने अपने अपने स्टेट में एसजीएसटी एक्ट को पास कराया। एसजीएसटी एक्ट पास होने के बाद कहीं ना कहीं जीएसटी पूरी तरह से एंटायर इंडिया में आ गया था, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हमने बोला तो था
लेकिन ये 30 जून को पास नहीं हुआ। फिर भी दोस्तों 1 जुलाई को पूरे जोरों शोर के साथ में हमारा जीएसटी लॉन्च हो गया। लेकिन एक बार जो हमारा जीएसटी लॉन्च हुआ और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये कोड था, वन नेशन वन टैक्स, तो हम जम्मू एंड कश्मीर को कैसे रहने देते। उसके बाद दोस्तों 8 जुलाई 2017 वाज अ डे जिस दिन जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी को पास किया गया दोस्तों। और यहां से हमारी जो जीएसटी की जर्नी है दोस्तों, वो शुरू होती है इंडिया में। तो दोस्तों 8 जुलाई 2017 ये एक ऐसा डेट था जिसमें ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी पास हुआ, बल्कि उसके साथ ही एंटायर इंडिया में जीएसटी कांस्टेंट बेसिस पे एप्लीकेबल हो गया। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जीएसटी के आने से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, ये क्या है जीएसटी और क्यों जरूरत पड़ी जीएसटी की, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, आपत्ति ही आविष्कार की जननी है। मतलब अगर हमको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हम तभी उस चीज को ढूंढना चालू करते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमको जो जीएसटी की जरूरत पड़ी, वो हमारे पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के कुछ कमियों के कारण पड़ी। अगर हमारा पुराना टैक्स स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही होता, तो शायद आज हमको जीएसटी की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमको कुछ चीजें समझनी है। पहले हम ये समझते हैं कि जीएसटी क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से हमको जीएसटी को लाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं जीएसटी क्या है, तो इसमें आपको एक चीज क्लियर कट समझनी है कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स विच वी चार्ज ऑन गुड्स एज वेल एज प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मतलब दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई चीज गुड्स नहीं है या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं है, तो फिर वो जीएसटी में फॉलो ही नहीं होगी। तो जीएसटी में फॉल होने के दो बेसिक कंडीशन है। पहला, या तो गुड्स होना चाहिए या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बात हमको ये समझ में आती है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जिसका हम बोल सकते हैं कि जीएसटी का प्लस पॉइंट है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। मतलब स्टार्ट से लेकर के एंड तक जितने भी लोग हैं, सबको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। दोस्तों पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी को लाने के पीछे जो फीचर्स हैं, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको अभी मार्क करा रहा हूँ, ये सारी चीजें क्यों जरूरी है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बर्डन बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। मतलब जितना भी जीएसटी का अमाउंट हमको गवर्नमेंट को पे करना है दोस्तों, जितना भी जीएसटी का अमाउंट हमको गवर्नमेंट को पे करना है, एक्चुअली में जो फाइनल पेमेंट होगा वो कौन करेगा दोस्तों, फाइनल पेमेंट हमेशा कंज्यूमर ही करेगा। मतलब देखो, टैक्स क्रेडिट अगर लेना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जितने लोग हैं हर कोई लेगा। लेकिन अगर मैं पेमेंट करने की बात करूंगा दोस्तों, तो पेमेंट जो है वो हमेशा फाइनल कंज्यूमर ही देगा। कैसे देगा, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल चेक करेंगे बाद में। अब जो उसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी लाने का मेन पर्पस है दोस्तों, वो है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब कोई एक प्रोडक्ट आपने बनाया, उसके ऊपर आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पीटर इंग्लैंड कंपनी। अगर मैं पीटर इंग्लैंड कंपनी की बात करूं, तो जनरली पीटर इंग्लैंड कंपनी जो है वो स्टिचिंग का काम करती है। वो अलग अलग अपने सिस्टर कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है, किसी को शर्ट के कॉलर बनाने का, किसी को बटन्स के, किसी को स्लीव्स के, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देती है। एंड देन क्या करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट लेके उनको अटैच करते हैं, स्टिच करते हैं और फिर उनको मार्केट में बेचते हैं। तो दोस्तों जिनको भी पीटर इंग्लैंड ने जिस भी बटन कंपनी को ऑर्डर दिया रहेगा, क्वाइट ऑब्वियस है वो बटन कंपनी ने प्रोडक्ट बेचने के बाद उसके ऊपर टैक्स तो दिया रहेगा, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो लेट्स टेक एग्जांपल, अगर उसने 100 रुपए का बटन मुझे दिया और उसके बाद 10 रुपए टैक्स दिया, तो जो पीटर इंग्लैंड कंपनी है, जब वो पेमेंट करी तो उसके लिए वो 110 रुपीज का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो 110 रुपीज है, ये पीटर इंग्लैंड के लिए कॉस्ट है, जिसमें 10 रुपीज ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। और जब पीटर इंग्लैंड एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, उसे वो मार्केट में बेचेगा, लेट्स टेक एग्जांपल 1000 रुपीज में बेच रहा है, तो उसके ऊपर भी पीटर इंग्लैंड सपोज टू बी 10% जीएसटी पे कर रहा है या फिर 10% टैक्स पे कर रहा है, तो वो कितना रुपया पे करेगा, 100 रुपया पे करेगा। मतलब उसने 100 रुपया टैक्स वहां पे किया और 10 रुपीज का जो ये टैक्स था जो शर्ट के बटन के ऊपर था वहां पे किया। तो कहना इसे
शर्ट के बटन का वो जो 10 रुपीज़ था दोस्तों, उसके ऊपर भी कहीं न कहीं टैक्स लगा है। तो ये जो स्टोरी थी, ये जीएसटी आने के पहले की थी, कि पहले क्या होता था दोस्तों, कि जब कभी भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे और उसको हम कैप्टिव कंजम्पशन में लेते थे। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब हम उसको सेल्फ यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो पहले हम जब खरीदते थे तब उसके ऊपर टैक्स देते थे। उसके बाद जब हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेच रहे हैं तब भी हम उसके ऊपर टैक्स भर रहे हैं। तो उसको बोलते थे दोस्तों कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, मतलब ऑलरेडी टैक्स मैंने पे किया है, उसी के ऊपर मैं एडिशनल टैक्स पे कर रहा हूँ। इसको एलिमिनेट किसने किया दोस्तों? इसको एलिमिनेट किया जीएसटी ने। और ये जो जीएसटी ने एलिमिनेट किया उसने कैसे किया? अब जीएसटी क्या बोलता है दोस्तों, कि ये जो आपने 10 रुपीज़ बटन के ऊपर पहले पे किए हैं ना, और आपको जो अभी 100 रुपए पे करना है, ये 10 रुपीज़ उस 100 रुपए में से आप माइनस कर दो। आप सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज़ ही टैक्स पे करोगे। तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर किसने लाया दोस्तों? ये स्ट्रक्चर लाया जीएसटी ने। जी हाँ दोस्तों, जो जीएसटी आया है, उसका हार्ट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन पर्पस यही कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, इसको एलिमिनेट करने के लिए जीएसटी को हमको लाना ही पड़ा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कि सर ऐसे कौन-कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से हमको जीएसटी लाना पड़ा? तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ, तो देयर आर फ्यू डेफिशिएंसीज इन आवर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। पहला है कि जितने भी अदर टैक्सेस थे उनको कभी भी इंक्लूड किया ही नहीं गया। नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल बॉडीज टैक्सेस, लाइक लग्जरी टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, एटसेट्रा। कैस्केडिंग इफेक्ट जो थे, उनको हमेशा अलग से नहीं कंसीडर किया गया, टैक्स ऑन टैक्स लेते रहे। हम जब कभी भी वैट और सर्विस टैक्स की बात करें, तो उनको कभी भी साथ में नहीं रखा गया। एक ही प्रोडक्ट पे, लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैं पहले की बात करूं 2017 के, आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते थे, तो जो वो रेस्टोरेंट का बिल आता था ना दोस्तों, उसके ऊपर वो आपसे वैट भी चार्ज करते थे और सर्विस टैक्स भी चार्ज करते थे। मतलब खाना तो आपने एक ही बार खाया है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स आप 2 बार भर रहे हो। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये पहले के टैक्सेशन सिस्टम में हुआ करता था, 2017 के पहले के टैक्सेशन सिस्टम में। अभी वो सिस्टम नहीं है, अभी हमारा जीएसटी आ गया है दोस्तों। और इसके बाद जो आपको लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखने मिल रहा है दोस्तों, डबल टैक्सेशन ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, कि बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन होते थे, उनके ऊपर एज ए गुड्स भी टैक्स लग जाता था और एज अ सर्विस भी टैक्स लग जाता था। इन सारी चीजों के चलते दोस्तों, इन सारी डेफिशिएंसीज के चलते, हमारा जो ओल्ड सिस्टम था, उसने हमको जीएसटी लाने के लिए मजबूर कर दिया था दोस्तों। और यहीं से हमारा जो जीएसटी है, वो पिक्चर में आ गया, एक सॉलिड प्लान के साथ आ गया। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, कि ये जीएसटी आया, जीएसटी आने के टाइम अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं दोस्तों, अ, एक ही मिनट। जी हाँ, अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं, तो हमारी जो काउंसिल थी दोस्तों, हमारी काउंसिल ने हमको 5 चीजें रिकमेंड की थी। सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, कॉम्पेंसेशन सेस। अब मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना दोस्तों, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। हमारे जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, ये ड्यूल जीएसटी स्ट्रक्चर है। ड्यूल जीएसटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है, कि जो भी जीएसटी के टैक्स का अमाउंट है, ये 50% स्टेट गवर्नमेंट क्लेम करेगा, रिमेनिंग 50% सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम करेगा, एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे ये टैक्सेशन कैसे काम करता है, इनका बाइफर्केशन कैसे होता है, ये हमको समझना है दोस्तों। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जीएसटी है ना दोस्तों, उसको अगर हम ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक देखें, ट्रांजैक्शन वाइज देखें, तो जीएसटी में एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं जीएसटी के ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक होने की, तो जीएसटी एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और एक होता है दोस्तों इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जो होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी एक्ट लगता। मतलब अगर मैं बिटवीन टू स्टेट कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं दोस्तों, अगर मैं बिटवीन टू स्टेट कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो वहां पे मैं हमेशा आईजीएसटी जो है वो अप्लाई करूंगा। लेकिन अगर मैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा हूं दोस्तों,
अगर मैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहा हूं दोस्तों, तो वहां पे मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी ये अप्लाई करूंगा, और अगर वो यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी ये अप्लाई करूंगा। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब सर, आप एक बात हमेशा याद रखना, जीएसटी उसी स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में गुड्स का कंजम्पशन हुआ, जहां पे गुड्स पहुंचा है और जहां पे गुड्स कंज्यूम होने वाला है। मतलब अगर महाराष्ट्र से मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है और मैंने उसको, लेट्स टेक एग्जांपल, रीसेल किया है यूपी गवर्नमेंट को, तो यूपी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट जो है, जो वो टैक्स कलेक्ट कर रही है दोस्तों, वो जो टैक्स का अमाउंट है वो खुद ही यूज करेगी, क्योंकि उस गुड्स का डेस्टिनेशन कहां पे है दोस्तों, उस गुड्स का डेस्टिनेशन यूपी में। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है। पहला कि जीएसटी ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक जाएगा इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट में। दूसरा, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सर, ये जो आपने एक्ट बोले, आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, कॉम्पेंसेशन सेस बिल, ये सारी चीजों का जो हम पेमेंट वगैरह करते हैं, उसमें अगर कोई पेमेंट ज्यादा हो गया, कोई पेमेंट कम हो गया, तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या होता है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, एक रूल ऑफ ऑर्डर है दोस्तों, वो मैं अभी यहां पे आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया है और परचेज करने के वक्त आपने उसके ऊपर आईजीएसटी पे किया है, आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया है और परचेज करते वक्त आपने उसको आईजीएसटी पे किया है, तो उस वक्त वो जो आईजीएसटी है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो सबसे पहले आईजीएसटी के सामने, और अगर उसके बाद भी आपके पास बैलेंस बच रहा है तो फिर आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी के सामने। किसी भी ऑर्डर में करोगे दोस्त चलेगा, पहले सीजीएसटी कर लो फिर एसजीएसटी कर लो, पहले एसजीएसटी कर लो फिर सीजीएसटी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऑर्डर याद रखना कि सबसे पहले आप सेट ऑफ करोगे आईजीएसटी के सामने, और आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ करने के बाद अगर आपके पास कुछ बच रहा है तो फिर आप उसको सेट ऑफ करोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के सामने। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास सीजीएसटी का बैलेंस है तो आप उसको सबसे पहले सेट ऑफ करोगे सीजीएसटी के सामने। अगर उसके बावजूद आपके पास कोई बैलेंस बचता है दोस्तों, तो फिर आप उसको सेट ऑफ करोगे सीजीएसटी के ही सामने, सॉरी आईजीएसटी के ही सामने। सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, और एसजीएसटी कभी भी सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्शन है, एक स्टेट गवर्नमेंट का पोर्शन है। दोनों पोर्शन अलग-अलग है दोस्तों। अगर दोनों पोर्शन ही अलग-अलग है, तो दोनों एक-दूसरे की हेल्प क्यों करेंगे? समझ में आ रही है आपको बात? आईजीएसटी जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, इसके लिए वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी अपने आप में बाइफरकेशन करके बैठा है, तो कभी भी एक-दूसरे के साथ में नहीं होंगे। समझा? सेम फॉर यूटीजीएसटी ऑल्सो। यूटीजीएसटी जो है वो सबसे पहले सेट ऑफ होगा यूटीजीएसटी के सामने, एंड उसके बाद अगर यूटीजीएसटी बच जाता है दोस्तों, तो आप आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ कर सकते हो दोस्तों। ये होता है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो क्या फायदे हुए थे जीएसटी को लाने के लिए? इकोनॉमिक वाइज भी बहुत सारे फायदे थे। अगर मैं बात करूं कंट्री के हिसाब से, तो कंट्री के हिसाब से भी बहुत सारे फायदे थे, बिजनेसमैन को भी बहुत सारे फायदे थे। लेकिन इन सब में अगर मैं कोई एक कॉमन प्रोस्पेक्टिव लेके चलूं, जो जीएसटी को लाने की वजह से सबसे मेजर फायदा हुआ था, वो था दोस्तों, पहला, वन यूनिफाइड मार्केट। वन यूनिफाइड मार्केट का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब कि पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, जिस प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगना है वो टैक्स पहले से डिसाइडेड। पहले क्या होता था, स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस होते थे। तो अगर स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस होते थे, तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस महाराष्ट्र में कुछ अलग है, तो सेम प्रोडक्ट आपको गुजरात में किसी अलग रेट पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट टू स्टेट जो टैक्स था वो डिफर करता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद ये एक यूनिफाइड मार्केट बन गया दोस्तों। मतलब एंटायर इंडिया में दोस्तों, एंटायर इंडिया में एक ही टैक्स है, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हुई है दोस्तों, और जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है, वो हमेशा सेम हो गई है दोस्तों। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज था दोस्तों, वो ये था कि जितने भी बिजनेसमैन थे, उनके लिए जो रिटर्न फाइल करने थे और जो उनका टैक्स बर्डन था, वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया।
जस्ट इमेजिन दोस्तों, आप अपना एक बिजनेस ओपन कर रहे हो और आपने जो अपना बिजनेस ओपन किया है, लेट्स टेक एग्जांपल, आप अगर एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो पहले आप उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स भी देते थे, वैट भी देते थे। अगर आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो एक्साइज भी देते थे। तो आप एक प्रोडक्ट को बेचने के पहले ऑलरेडी 3 से 4 टैक्स भर रहे हो और हर एक का आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता था। तो इसकी वजह से आपके ऊपर कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा था। तो जो बिजनेसमैन था ना, वो बहुत ही ज्यादा हैवी फील करता था इस टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्या हो गया दोस्तों, आपको सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न्स, और जीएसटी रिटर्न ने बाकी के जो टैक्सेस थे उनको सब्स्यूम कर लिया, अपने आप में ही कंज्यूम कर लिया। तो उसकी वजह से जो बिजनेसमैन थे ना दोस्तों, उनको बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला सारे के सारे कंप्लायंस बर्डन से। ठीक है दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिकली लोगों को बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिले, जो जीएसटी असिस्टेंट कोर्स के थ्रू मिले, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स के थ्रू मिले, जीएसटी नेटवर्क के थ्रू मिले। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जीएसटी कंप्लायंस का काम करके अपना एम्प्लॉयमेंट और अपनी रोजी रोटी आगे चला रहे हैं दोस्तों। तो ये जो कुछ थे दोस्तों, ये कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं। अभी अगर मैं इनको गो थ्रू करने की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले वही दिया है दोस्तों, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत। थर्ड वन इज enhanced investment and employment. Fourth one is ease of doing business. Fifth one is mitigation of ill effect of cascading. And the last one is benefit to small traders and entrepreneurs. तो यही सारी चीजें थी दोस्तों जो जीएसटी को लाने का मेन पर्पस थी, और जिनसे जीएसटी को प्रॉफिट हो रहा था, और जिनसे हमारे इकोनॉमिक और हमारे बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा था। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जीएसटी में हमको क्या देखना है, हमको क्या पढ़ना है, सोर्स कहां से है, तो इसके लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक सेक्शंस हैं जीएसटी के, वो हमको पता होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हो या बेचते हो तो वो या तो स्टेट स्पेसिफिक होगा, या तो विद इन स्टेट होगा, या तो बिटवीन टू स्टेट्स होगा। तो अब इन सारी चीजों को हम कैसे कंसिडर करेंगे, कहाँ कंसिडर करेंगे, वो चीजें हमको समझनी है। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 है हमारा कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं कंसेप्ट ऑफ सप्लाई की, तो सप्लाई होता क्या है? सप्लाई दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज है। सप्लाई के 3 ही पैरामीटर है दोस्तों। पहला ये है कि या तो गुड्स होना चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए, अदर गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। उसके बाद दोस्तों इसका जो सेकंड कंसिडरेशन वो ये है कि भाई जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो ना, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो ना, ये फॉर द सेक ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए, वो फॉर द सेक ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए। अब दोस्तों कंसिडरेशन होना चाहिए मतलब क्या है? कंसिडरेशन होना चाहिए मतलब समथिंग इन रिटर्न आपको मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न आपको मिलना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके बदले में या तो आपको पैसा मिलेगा या फिर कोई दूसरी चीज मिलेगी। ठीक है, तो समथिंग इन रिटर्न हमेशा होना चाहिए। और थर्ड, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों, वो है कि इट शुड बी फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इट शुड बी फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब या तो आज आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो या फिर फ्यूचर में आप उसको बिजनेस में यूज करने वाले हो, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए ही होना चाहिए दोस्तों, बिजनेस पर्पस के लिए ही वो होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 3 है, ये पैरामीटर ऑफ सप्लाई है, इन्हीं के ऊपर सारा का सारा सप्लाई डिपेंड करता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 की, यहां पे दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अगर मैं बात करूं शेड्यूल 1 की, तो शेड्यूल 1 में दोस्तों वो चीजें आती हैं, वो चीजें आती हैं जहां पे अगर आपने कंसिडरेशन नहीं भी दिया, जहां पे अगर आपने कंसिडरेशन नहीं भी दिया दोस्तों, तो भी उसको हम एज अ सप्लाई कंसिडर कर लेंगे, और वो आएगा डीम्ड सप्लाई में। वो आएगा दोस्तों डीम्ड सप्लाई में। मतलब क्या? मतलब ये कि आप नहीं बता रहे हो कि वो सप्लाई है, लेकिन हमको पता है वो सप्लाई है दोस्तों। आप बोल नहीं रहे हो कि वो सप्लाई है,
आपने क्या किया, आपने सप्लाई से बचने के लिए कंसिडरेशन दिया ही नहीं। लेकिन हमको ये बात पता है भाई कि ये जो आप कर रहे हो ये क्या है, सप्लाई है। सर एग्जांपल दो, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी वाज अवेल्ड। मतलब दोस्तों मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, आपके पास कहने से आपने एक एसी खरीदा, आपने वो एसी खरीदा, लेट्स टेक एग्जांपल 50,000, उसके ऊपर आपको 9,000 रुपया जीएसटी पे करना आया, आपने 9,000 रुपए की जीएसटी पे किया दोस्तों। आपने क्या किया, वो जो एसी है उसको पहले आपने क्या किया था, अपने ऑफिस में इंस्टॉल कराना था, आपने वो ऑफिस में इंस्टॉल कराया, 9,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया दोस्तों। 9,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्या कर लिया, क्लेम कर लिया अपने बिजनेस में। और उसके बाद आपने क्या किया दोस्तों, उसके बाद वो एसी है ना, आप अपने कंपनी के, अपने ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर के घर पे पहुंचा दिए, बोले भाई तू यूज कर, और उससे कुछ नहीं लिया बस। ऐसे सिनारियो में हमारा सप्लाई का शेड्यूल 1 क्या बोलता है दोस्तों, कि बॉस, अगर आपने अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है और उसके बाद आप उस गुड्स को या फिर कैपिटल एसेट्स को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे आप पैसा लो चाहे आप पैसा मत लो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो सप्लाई है। और ये कंसेप्ट है डीम्ड सप्लाई का दोस्तों। ये कंसेप्ट किसका है दोस्तों, डीम्ड सप्लाई का कंसेप्ट। समझा कि नहीं समझा? चलो एक और बताता हूं आपको। लेट्स टेक एग्जांपल, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है दोस्तों, समझने की कोशिश करता। मेरा एक भाई है जो दुबई में रहता। मेरा भाई कहां रहता है दोस्तों, दुबई में रहता। अब मुझे मेरे बिजनेस के लिए मेरे ऑफिस का इंटीरियर करवाना था। मैंने मेरे भाई को फोन किया, मैंने बोला भाई मेरे ऑफिस का इंटीरियर कराना है, और वो इंटीरियर डिजाइनर है। तो उसने बोला तू टेंशन मत ले, मैं तुझे एक इंटीरियर की डिजाइन भेज रहा हूं, तो उसको देख, अपना एक बंदा आएगा और वो इंटीरियर पूरा करके चले जाएगा, तू टेंशन मत लेना। मैंने बोला भाई पैसे देने हैं क्या? उसने बोला पैसे की क्या बात करता है, छोटा भाई है तू मेरा, पैसे क्यों देगा तू मेरे को? मैंने बोला बहुत बढ़िया। उसका बंदा आया, मेरे ऑफिस का पूरा इंटीरियर किया उसने। इंटीरियर करने के बाद वो चले गया। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चल गई। अब जैसे ही ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को नोटिस भेज दिया। बोलते भाई आपके कॉन्टेक्ट तो बहुत अच्छे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आप एक भी रुपया नहीं दे रहे हो, इतना अच्छा रिलेशन है आपका। मैंने बोला हाँ सर, रिलेशन बहुत अच्छा है मेरा। बोलते हैं भाई आपका रिलेशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप बाहर से सर्विसेज ले रहे हो और फॉर दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ले रहे हो, तो फिर दोस्तों हम उसको डीम्ड सप्लाई में कंसिडर करेंगे। तो फिर दोस्तों हम उसको डीम्ड सप्लाई में कंसिडर करेंगे। सर समझा? नहीं समझा? एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको, अब इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप दो अलग अलग रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या फिर डूइंग अ ट्रांजेक्शन विथ डिस्टिंक्ट पर्सन, डूइंग अ ट्रांजेक्शन विथ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब मेरे ही कंपनी का एक ब्रांच मुंबई में है और दूसरा ब्रांच जो है वो दिल्ली में। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मेरे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मैं स्टॉक पहुंचा रहा हूं, और दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है मैंने अलग अलग ले रखा है। तो भले से मैं एक भी रुपया चार्ज ना करूं, भले से मैं एक भी रुपया चार्ज ना करूं, स्टिल इट विल बी स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड सप्लाई, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड सप्लाई। तो ये थे दोस्तों शेड्यूल 1 की बात है। शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मैंने आपको 3 एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की। अब अगर मैं आ जाऊं शेड्यूल 2 पे, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एक ही मिनट ना दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा कि शेड्यूल 1 में हमने 3 एग्ज़ाम्पल कवर किए थे। एक था अपना परमानेंट ट्रांसफर का, दूसरा था सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन का और तीसरा था सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन का। सेम वैसे ही दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ शेड्यूल 2 की। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल 2 आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर आप अगर आप पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई फुलफिल करते हो, अगर आप पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई फुलफिल करते हो दोस्तों, तो आप शेड्यूल 2 के हकदार हो। जी हाँ दोस्तों, तो आप ऑटोमैटिकली शेड्यूल 2 में फॉल हो रहे हो दोस्तों। जिसमें आप कोई भी नॉर्मल बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन ले लो, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हो, लीज़, रेंट, टेनेंसी, कोई भी ट्रांज़ैक्शन हो दोस्तों, वो सारे के सारे ट्रांज़ैक्शन शेड्यूल 2 के ही पार्ट होता है। फर्स्ट जो था दोस्तों, शेड्यूल 1 वो डीम्ड सप्लाई की बात करता था। शेड्यूल 2 जो है दोस्तों, वो नॉर्मल सप्लाई की बात करता है। और शेड्यूल 3 क्या बोलता है दोस्तों कि सप्लाई ही नहीं है। मतलब आप कर लो, हम उसको सप्लाई में कंसीडर नहीं करने वाले। ऐसे कौन से ट्रांज़ैक्शन है सर? और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको इतना छूट देगी? जी हाँ दोस्तों, ज़रूर देगी। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ शेड्यूल 3 से रिलेटेड। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पहला, अगर कोई भी एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है और एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर के लिए कुछ काम कर रहा है दोस्तों, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि वो तो टैक्स होगा इनकम टैक्स में जाके, इनकम फ्रॉम सैलरी में। जीएसटी से उसका कुछ लेना-देना नहीं है। तो अगर आप एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर के बीच का कोई रिलेशन है और आप वहाँ पे कोई काम कर रहे हो, वहाँ पे आप कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ पे आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो दोस्तों, तो वो जीएसटी के अंदर कंसीडर नहीं होता। उसको हमने शेड्यूल 3 में रखा है, उसको हमने नेगेटिव लिस्ट में रखा है दोस्तों। समझा? नहीं समझा? चलो एक और बताता हूँ। जितनी भी सर्विसेज़ दोस्तों, जितनी भी सर्विसेज़, कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गया, अब कोर्ट्स में आप हाई कोर्ट लो, सुप्रीम कोर्ट लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लो, कोई भी कोर्ट लो या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ की बात कर लो दोस्तों। यहाँ पे अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो दोस्तों, तो सारी की सारी सर्विसेज़ जो होती है, वो सारी की सारी सर्विसेज़ जो होती है दोस्तों, उनको नेगेटिव लिस्ट में कंसीडर किया गया है। उनको नेगेटिव लिस्ट में कंसीडर किया गया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट का काम है लोगों की मदद करना। गवर्नमेंट का काम है अपने लोगों को सुख-सुविधा प्रोवाइड करा के देना। अब अगर गवर्नमेंट वो काम भी नहीं करेगी दोस्तों, तो फिर गवर्नमेंट आएगी क्यों? ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ दोस्तों आपको, समझने की कोशिश करना। जैसे कि हमारे ही लोग एमएलए सिलेक्ट करते हैं, सीएम सिलेक्ट करते हैं, पीएम सिलेक्ट करते हैं। तो जितने भी लोग एज़ अ एमपी, एमएलए, एज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर ग्राम पंचायत के अधिकारी बन के या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रूप में आके कोई भी काम करते हैं दोस्तों, उनकी जो सर्विस होती है दोस्तों, वो भी कभी भी जीएसटी का पार्ट नहीं बनती। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, जो फ्यूनेरल सर्विसेज़ हो गए या फिर जो एम्बुलेंस की सर्विस हो गई, कोई डिजीज़्ड पर्सन है, उसको आप कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो दोस्तों, ये सारी सर्विसेज़ भी आपके नेगेटिव लिस्ट की सर्विस का हिस्सा बनती हैं। तो मतलब दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो सेक्शन 7 है सप्लाई का, वो किसकी बात करता है? शेड्यूल 1 में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, शेड्यूल 2 में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, शेड्यूल 3 में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके हमने छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स कवर कर लिए हैं दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं आ रहा हूँ पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई पे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई की, तो सप्लाई शुड बी फॉर गुड्स और सर्विसेज़। जो सप्लाई है दोस्तों वो किसका होना चाहिए हमेशा? गुड्स और सर्विसेज़ का होना चाहिए। Supply of anything other than goods or services like money security does not attract GST। मतलब अगर आप मनी का या फिर किसी सिक्योरिटी की डीलिंग कर रहे हो, तो कभी भी जीएसटी में फॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है। सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन। सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन। एक ही मिनट। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन दोस्तों। आफ्टर दैट ये जो आप सप्लाई कर रहे हो, ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए दोस्तों? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। बहुत बार दोस्तों, बहुत बार, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट होते हैं दोस्तों, जो फ्री में प्याऊ लगवाते हैं या फिर जो खाने-पीने के फूड्स है, जो बेवरेजेज़ है, वो फ्री में बँटवाते हैं लोगों में। तो ये जो वो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं,
क्या ये टैक्सेबल है जीएसटी के अंदर या फिर ये टैक्सेबल नहीं है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। लेट्स टेक अ एग्ज़ाम्पल। कोई एक न्यूज़पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसने कोई एक ट्रस्ट है, एक्स ट्रस्ट करके, उसको 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया और बोला कि आप अपने ट्रस्ट में हमारी तरफ से एक छोटा-सा प्याऊ बनवा लो। प्याऊ मतलब जहाँ से पानी मिलता है पीने के लिए। अब वो ट्रस्ट ने क्या किया है दोस्तों, 5 लाख रुपए लिए, एक छोटा-सा प्याऊ बनवाया और वो प्याऊ के ऊपर लिख दिया, डोनेटेड बाय मिस्टर एक्स, ओनर ऑफ न्यूज़पेपर सो एंड सो न्यूज़पेपर। अब आपको एक बात समझ में आनी है कि अगर ये मेंशन है कि डोनेटेड बाय मिस्टर एक्स, टिल दैट मोमेंट वहां पे किसी भी तरह की जीएसटी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही उसने आगे लिखा ओनर ऑफ सो एंड सो न्यूज़पेपर, वहां से जीएसटी इंप्लीमेंट हो गई। सर कैसे? बिकॉज इनडायरेक्टली जो डोनी है, डोनी ने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो दोस्तों आपको एक बात समझनी है, डोनेशन के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, गिफ्ट डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आप गिफ्ट दे रहे हो या फिर जो आप डोनेशन दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो? सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो दोस्तों। सेकंड, पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। मतलब आपको उसके बदले में और कुछ नहीं चाहिए, आपने गिफ्ट दे दिया है, बात खत्म। थर्ड, पर्पस इज philanthropic एंड नॉट फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हो वो काम, आपको वो पैसे देके अपना एडवर्टीजमेंट कराना नहीं है। तो ये दोस्तों डोनेशन के केस में ये सारे केसेस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, वी आर हैविंग नेक्स्ट वन इज सेक्शन 8, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? आइटम्स विच आर नेचुरली बंडल्ड, आइटम्स विच आर नेचुरली बंडल्ड आर नोन एज कंपोजिट गुड्स और कंपोजिट सर्विस। और वो आइटम्स जो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, जो मार्केट में सेपरेटली अवेलेबल है, उनको हम साथ में ला रहे हैं वॉल्यूंटरली, वो होते हैं मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई के लिए एक स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, सेलफोन और चार्जर। अगर आपने सेलफोन खरीदा है तो उसके साथ में चार्जर आपको मिलेगा। अब वहां पे कौन सा जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा दोस्तों? सेलफोन और चार्जर के केस में दोस्तों, जो सेलफोन है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, जो सेलफोन है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, जिसकी वजह से कंपोजिट सप्लाई में हमेशा दोस्तों जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसका ही जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होता है। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि कंपोजिट सप्लाई के केस में सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है उनके ही जीएसटी के रेट एप्लीकेबल होते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों मिक्स सप्लाई के बारे में। मिक्स सप्लाई जो होता है दोस्तों, वो प्रोडक्ट हम मार्केट में सेपरेटली बेच सकते हैं, लेकिन हम उसको सेपरेटली बेच नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम एक हैम्पर बना रहे हैं, वो हैम्पर में हम सारी चीजें डाल रहे हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, फ्लावर डाला मैंने, चॉकलेट्स डाला, फिर कुछ गिफ्ट्स लिए थे वो डाले, और उसका एक हैम्पर बना के मैंने क्या कर दिया, किसी को दे दिया। तो ऐसे सिनारियो में दोस्तों, ऐसे सिनारियो में कौन सा जीएसटी का रेट आएगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है ये हैम्पर बनाने की मस्ती किसमें है? आप में है। तो जो भी मैक्सिमम जीएसटी का रेट होगा दोस्तों, जो भी मैक्सिमम जीएसटी का रेट होगा वो आपको एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपने कस्टमाइजेशन किया है, तो मैक्सिमम टैक्स भी आप ही भरेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो यहां पे हमने बात की सेक्शन 8 की। सेक्शन 7 हमने देखा था सप्लाई का। सेक्शन 8 हमने देखा टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है दोस्तों, वो लेवी कलेक्शन के बारे में बात करता है। लेवी कलेक्शन का मतलब क्या है कि आप
कितना टैक्स चार्ज करोगे, किससे चार्ज करोगे, कौन पे करेगा। तो ये जो सेक्शन 9 है दोस्तों लेवी एंड कलेक्शन का, इसमें दो तरीके से टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दूसरा होता है दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की, तो ये नॉर्मल है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो टैक्स पे करता है सप्लायर को, सप्लायर टैक्स पे करता है अथॉरिटी को। मतलब रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे किया, सप्लायर ने अथॉरिटी को पे किया। दिस इज अ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है दोस्तों, टैक्स पे करता है रेसिपिएंट, लेकिन किसके बिहाफ में पे करता है दोस्तों, सप्लायर के बिहाफ में पे करता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। यही चीज अच्छी वाली इंग्लिश में दोस्तों यहां पे लिखी हुई है, चलो पढ़ते हैं। यहां पे क्या बोला है इसने, इन दिस मैकेनिज्म रेसिपिएंट पे टैक्स टू सप्लायर एंड सप्लायर पे टैक्स टू द अथॉरिटी। याद रखना दोस्तों, रेसिपिएंट सप्लायर को दे रहा है और सप्लायर टैक्स अथॉरिटी को दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड की, तो यहाँ पे दो स्टेप आएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं रिवर्स चार्ज की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, रेसिपिएंट पे टैक्स फॉर दी सप्लायर। किसको पे करेगा ये, अथॉरिटी को पे करेगा। तो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट डायरेक्टली अथॉरिटी को पे करता है, किसके बिहाफ में करता है, सप्लायर के बिहाफ में करता है दोस्तों। ठीक है, बढ़िया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन 10, दैट्स अ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम दोस्तों ये अपने आप में काफी वाइड टॉपिक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कंपोजिशन स्कीम जो है, अगर किसी भी बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के स्टेट्स हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हो, तो अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 75 लाख से कम है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। इसके फर्दर में बहुत सारे कंडीशन है दोस्तों, जब हम ये टॉपिक करेंगे तब हम उसको कवर कर लेंगे। सेम सेक्शन 11 जो है दोस्तों एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, ये अपने आप में इन टोटल 143 ट्रांजेक्शन का टॉपिक है दोस्तों। तो एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वहां पे हम सारे के सारे एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब हम आ रहे हैं अपने बहुत ही फेवरेट टॉपिक, दैट्स सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, दैट्स अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको जितने भी सेक्शन कराए, इसके पहले मैंने आपको जितने भी सेक्शन कराए दोस्तों, वो सब के सब सीजीएसटी एक्ट के थे। और ये जो सेक्शन 10 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं आईजीएसटी एक्ट की। ठीक है दोस्तों, चलिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ये क्या बोलता है दोस्तों, ये हमको बोलता है कि अगर मैं कोई भी गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, तो हमको ये बात याद रखनी है कि जहां पे भी वो गुड्स का टर्मिनेशन होगा, जहां पे भी वो गुड्स का टर्मिनेशन होगा, वही प्लेस, वही प्लेस उस गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर की जाएगी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने दिल्ली से गुड्स ऑर्डर किया, मैं मुंबई में हूँ, मैंने फोन किया दिल्ली के सप्लायर को, मैंने बोला भाई मुझे माल जो है वो गुजरात में ट्रांसपोर्ट करा दे। ठीक है, मैं भले से मुंबई में हूँ, लेकिन गुड्स कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है दोस्त, गुजरात में हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे गुड्स टर्मिनेट होगा ना दोस्त, वही प्लेस जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर की जाएगी। तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जहां पे गुड्स का डेस्टिनेशन है, जहां पे गुड्स टर्मिनेट हो रहा है, वो प्लेस जो है दोस्तों, वो प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर की जाएगी। एक बार रीड कर लेते हैं दोस्तों, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स movement of goods whether by the supplier or the recipient or by any other person, the price of supply of such goods shall be the location of goods at the time at which the movement of goods terminates for the delivery to the recipient. तो दोस्तों आपको ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है टर्मिनेट्स, ये आपको याद रखना है। जहां पे भी आपका गुड्स टर्मिनेट होगा ना दोस्तों, वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इसको आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए जो है दोस्तों, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई।
डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की तरफ। ये क्या बोलता है दोस्तों, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। इस सेक्शन को, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी को हम लोग नेविगेटर सेक्शन भी बोलते हैं, बिल टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, बाद में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक ही मिनट हो, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बाद में आपके समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि लेट्स टेक एग्जांपल। मैंने एक दिल्ली का सप्लायर है, मैंने उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई मुझे 1000 केजी गुड्स जो है वो सप्लाई कर दो। जब मैंने उसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई ये जो आप गुड्स डिलीवर करोगे ना, 500 केजी यूपी में करना, 300 केजी मुंबई में करना और 200 केजी गुजरात में करना। ऐसे 3 अलग-अलग जगह पे मैंने सप्लाई करने के लिए बोले। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, अगर मैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से जाऊं, तो गुड्स 3 अलग-अलग जगह पे टर्मिनेट हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या तीनों आएंगे? तो यहां पे इन्वॉल्व होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। ये बोल रहा है अगर कोई एक बंदा आपको डायरेक्शन दे रहा है अलग-अलग जगह पे गुड्स सप्लाई करने के लिए, अगर अगर कोई एक बंदा आपको डायरेक्शन दे रहा है अलग-अलग जगह पे गुड्स सप्लाई करने के लिए, तो इस सिनेरियो में द प्लेस ऑफ दैट पर्सन हु इज गिविंग अ डायरेक्शन, दैट नेविगेटर का जो प्लेस है, जो बंदा आपको डायरेक्शन दे रहा है, वही प्लेस आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर होगी। ठीक है दोस्तों, चलो अभी एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। Where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of third person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents or title of goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods, and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person। मतलब दोस्तों, जहां पे वो बंदा है वही प्लेस आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। सॉरी, वही प्लेस आपके लिए क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी दोस्तों क्या बोल रहा है, अगर आप कोई ऐसा गुड्स सप्लाई कर रहे हो जिसकी मूवमेंट ही नहीं हो सकती, जिसकी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, तो ऐसे सिनेरियो में क्या, ऐसे सिनेरियो में दोस्तों जहां पे वो गुड्स लोकेटेड है, जहां पे वो गुड्स लोकेटेड है, वही प्लेस आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी, वही प्लेस आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। ये भी देख लेते हैं दोस्तों। Where the supplier does not involve movement of goods, whether by the supplier or the recipient, the place of supply shall be the location of such goods at the time of delivery of to the recipient। जहां पे वो गुड्स स्टैब्लिश्ड है, वही प्लेस क्या हो जाएगी दोस्तों, वही प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब एक बात याद रखिए, बहुत बार बहुत सारे बिजनेस में जो गुड्स सप्लाई किए जाते हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को किए जाते हैं। अभी सपोज टू बी, अगर मेरा एक मेडिकल शॉप है, तो मेडिकल शॉप में जितने लोग आते हैं गुड्स खरीदने के लिए, वो सब रजिस्टर्ड थोड़ी है, बहुत सारे अनरजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे सिनेरियो में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर किया जाएगा, तो उसमें दो सब क्लॉज है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सीए जो है वो हम देखेंगे, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात करता है। उसमें आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप टैक्स इनवॉइस इश्यू कर रहे हो, तो टैक्स इनवॉइस पे जो एड्रेस मेंशन है वो सामने वाले बंदे का, रेसिपिएंट का, वो प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन अगर इनवॉइस पे कोई एड्रेस ही मेंशन नहीं है, तो जहां पे आपका ऑफिस है, जहां पे आपका शॉप है, वही प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी दोस्तों। तो मतलब अगर आप टैक्स इनवॉइस दे रहे हो दोस्तों, तो वो जो प्लेस है, जहां जहां जो टैक्स इनवॉइस पे मेंशन है, वो प्लेस जो है वो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और अगर आप टैक्स इनवॉइस दे रहे हो जिसके ऊपर प्लेस मेंशन नहीं है दोस्तों, तो ऐसे सिनेरियो में दोस्तों जहां पे आपका ऑफिस है,
वो प्लेस जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन की जाएगी। अब एक बात और याद रखना, सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सीए के लिए जो टैक्स इनवॉइस है, अगर उसमें खाली स्टेट भी मेंशन किया है तो भी हम उसको एज एड्रेस कंसीडर कर लेते हैं। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो रीड कर लेते हैं एक बार वो भी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सीए, where the supply of goods is made to a person other than a registered person। मतलब other than a registered person का मतलब क्या होता है दोस्तों? Unregistered person। ठीक है। The place of supply shall be, notwithstanding anything contrary contained in clause A to C, be the location as per the address of the said person recorded in the invoice issued। अगर इनवॉइस इशू किया है तो इनवॉइस पे जो रिकॉर्ड किया है दोस्तों वही एड्रेस कंसिडर करना है। In respect of the said supplier and the location of the supplier where the address of the said person is not recorded in the invoice। अगर इनवॉइस पे एड्रेस नहीं रिकॉर्ड है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सप्लायर का लोकेशन है, लोकेशन ये जो है ये आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। For the purpose of this clause, recording the name of the state of the said person in the invoice shall be deemed to be the recording of the address of the said person। ये मैं आपको बता रहा था, खाली स्टेट का नाम भी लिखा तो भी हम उसको एड्रेस में कंसीडर कर लेंगे दोस्तों। Crux, place of supply of a goods to an unregistered person shall be the location of the address of recipient as recorded in the invoice or location of the supplier where the address is not recorded। यही सारी चीजें मैंने आपको अभी अच्छी वाली हिंदी में बताई थी। नाउ द लास्ट पॉइंट दोस्तों, सेक्शन 10(1)D और सेक्शन 10(1)E। अगर आप दोस्तों कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो जिसको आपको इंस्टॉल करवाना है, जिसको आपको असेंबल कराना है दोस्तों, so the place of installation and the place of assembling will be the place of supply। The place of installation and the place of assembling will be the place of supply दोस्तों। तो आपका सेक्शन 10(1)D जो है वो इसी बारे में बात करता है दोस्तों। Where the goods are assembled or installed at site, the place of supply shall be the place of such installation and assembly। Now the last one दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, लाइक आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो, आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हो दोस्तों, तो उस सिनारियो में दोस्तों, उस सिनारियो में जहां से आप बोर्ड करते हो, लाइक अगर मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, मैं ऊपर हवा में था और वहां पे मुझे फूड सप्लाई किया, तो जो फूड मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? तो ऐसे सिनारियो में आपको याद रखना है कि जहां से भी वो फ्लाइट जा रही है, बोर्ड हो रही है, जहां से भी आप फ्लाइट में बोर्ड हो रहे हो, जहां से भी फूड फ्लाइट में बोर्ड हो रहा है, वो जो प्लेस है, वो जो प्लेस है, वही प्लेस आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो, वही प्लेस आपके लिए क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आ जाइए ये भी पढ़ लेते हैं। Where the goods are supplied on board a conveyance, including a vessel, aircraft, train, or motor vehicle, the place of supply shall be the location at which such goods are taken on board। जहां से वो गुड्स आप चढ़ाओगे दोस्तों, वही प्लेस क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक ट्रेन थी जो, लेट्स टेक एग्जांपल, सीएसटी से चलती थी और आपका टिकट बोरीवली से, आप वो ट्रेन में बोरीवली से चढ़े, बोरीवली से चढ़ने के बाद आपने पालघर में एक चिप्स का पैकेट खरीदा। नाउ विच प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? अब ऐसे सिनेरियो में आप याद रखना, आप कहां से चढ़े मैटर नहीं करता, ट्रेन कहां से निकली और ट्रेन में वो जो बंदा सप्लाई कर रहा है वो कहां से चढ़ा है ये मैटर करता। तो अगर इन दिस एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वो बंदे की, आप हमेशा ये कंसीडर करोगे जहां से ट्रेन स्टार्ट हुई है दोस्तों, वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। If you are having any doubt, you can share that to me, and I assure you that I will solve that doubt। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।